राजा धर्मध्वज की कथा, विक्रम बेताल की 11वीं कथा। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास हमारी सांस्कृतिक धरोहर, ज्ञानवर्धक और अनेक प्राचीन शिक्षाप्रद कथा कहानियाँ लेकर आपके समक्ष आई हूँ। यदि आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। राजा विक्रमादित्य ने शिशंपा वृक्ष से पुनः बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर चल पड़े। चलते हुए राजा के कंधे पर बैठे बेताल ने पुनः कहा, राजन, उस योगी के कहने में आकर सचमुच तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे मार्ग का क्षम कुछ दूर हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। पुराने समय उज्जैनी में धर्मध्वज नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 3 अत्यंत सुंदर रानियां थीं, जो उसे समान रूप से प्रिय थीं। उन तीनों के नाम इंद्रलेखा, तारावली और मृगांकवती था। राजा उनके साथ सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन करते थे। एक बार जब बसंत काल का उत्सव आया, तब वह राजा अपनी प्रियाओं के साथ क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में गए। वहां उसने पुष्पों से झुकी हुई लताएं देखी, जो कामदेव के धनुष के समान लग रही थी। उनमें गुनगुन करते भौरों का समूह प्रत्यंचा के समान लगा था, जिसे मानो बसंत ने स्वयं ही सजाया हो। ऐसे मनोरम वातावरण में राजा ने अपनी स्त्रियों के पीने से बची उस मदिरा को पीकर प्रसन्नता पाई, जो उनके निश्वास से सुगंधित थी और उनके होठों की तरह लाल थी। राजा ने खेल ही खेल में रानी इंद्रलेखा की चोटी पकड़कर खींची, जिससे उसके कानों पर से कमल का फूल खिसक कर उसकी गोद में आ गिरा। उस फूल के आघात से उस कुलवती रानी की जांघ पर घाव हो गया और वह हाय हाय करती हुई मूर्छित हो गई। यह देखकर राजा और उसके अनुचर घबरा गए। राजा ने जल मंगवाकर रानी के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो रानी होश में आई। अनंतर राजा ने उसे अपने महल में लाए और राजवैद्य से उसका उपचार करने को कहा। 2 वैद्य तत्काल ही रानी के उपचार में जुट गए। उस रात इंद्रलेखा की हालत में सुधार देखकर राजा अपनी दूसरी रानी तारावली के साथ चंद्र प्रसाद नामक महल में गए। वहां तारावली राजा की गोद में सो रही थी। उसके वस्त्र खिसक गए थे, इसलिए उसके शरीर पर खिड़की की जालियों से होकर चंद्रमा की किरणें पड़ी। किरणों का स्पर्श होते ही रानी तारावली जाग उठी और हाय जल गई कहती हुई अचानक पलंग से उठकर अपने अंग मलने लगी। घबराकर राजा भी उठ गया। तारावली के उस अंग पर सचमुच ही फफोले पड़ गए थे। स्वामी, शरीर पर पड़ी हुई चंद्रमा की किरणों ने मेरी यह हालत कर दी। तब राजा ने परिचारिकाएं बुलाई और अपनी रानी के लिए गीले कमल पत्रों की सेज बिछाई एवं उसके शरीर पर चंदन का लेप लगवाया। इसी बीच तीसरी रानी मृगांकवती भी जाग उठी। तारावली के कक्ष से आती हुई आवाजें सुनकर उसकी नींद उचट गई थी। राजा के पास जाने की इच्छा से वह अपने कक्ष से निकलकर तारावली के कमरे की ओर चल पड़ी। अभी वह कुछ ही दूर गई थी कि दूर से किसी के धान कूटने की आवाज सुनाई दी। मूसल की आवाज सुनकर वह विकल उठी, हाय मरी कहते हुए मार्ग में ही बैठ गई। परिचारिकाओं ने जब रानी की जांच की तो उन्होंने उसकी हथेलियों पर काले गहरे धब्बे देखे। परिचारिकाएं दौड़ते हुए राजा के पास पहुंची और उन्होंने सारा वृत्तांत राजा को सुनाया। सुनकर राजा भी घबरा गए और तुरंत अपनी रानी की हालत देखने उनके पास पहुंच गए। रानी के पास पहुंचकर राजा धर्मध्वज ने उनसे पूछा, प्रिय, यह क्या है? तो आंखों में आंसू भरकर रानी मृगांकवती ने उसे अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा, स्वामी, मूसल की आवाज सुनने से मेरे हाथों में ये निशान पड़ गए। तब आश्चर्य और विषाद में पड़े राजा ने उसके हाथों पर दाह का शमन करने वाले चंदन आदि का लेप लगवाया। राजा सोचने लगी, मेरी एक रानी को कमल के गिरने से घाव हो गया, चंद्रमा की किरणों से दूसरी के अंग जल गए और तीसरे के हाथों में मूसल का शब्द सुनने से ही निशान पड़ गए। हाय, देवयोग से मेरी इन तीनों ही प्रियाओं का अभिजात्य गुण एक साथ ही दोष का कारण बन गया। राजा ने वह रात बड़ी कठिनाई से काटी। सवेरा होते ही उसने राज्य भर के सभी कुशल वैद्यों और शल्य क्रिया करने वालों को बुलाया
और अपनी रानियों का उपचार करने को कहा। उन वैद्यों और शल्य क्रिया जानने वालों के संयुक्त प्रयास से जब रानियां शीघ्र ही स्वस्थ हो गईं, तब राजा निश्चिंत हुए। यह कथा राजा को सुनाकर उसके कंधे पर बैठे बेताल ने पूछा, राजन, अब तुम यह बतलाओ कि इन तीनों रानियों में सबसे अधिक सुकुमारी कौन सी थी? जानते हुए भी यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर ना दोगे तो तुम पर पहले कहा हुआ शाप पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, बेताल, उन सब में सबसे सुकुमारी थी रानी मृगांकवती, जिसने मूसल को छुआ भी नहीं, लेकिन उसकी आवाज से ही उसके हाथों में दाग पड़ गए। बाकी दोनों को तो कमल एवं चंद्रकिरणों के स्पर्श से घाव तथा फफोले हुए थे, अतः वे दोनों उसकी बराबरी नहीं कर सकती। राजा ने जब बेताल को ऐसा सटीक उत्तर दिया तो बेताल संतुष्ट होकर पुनः उसके कंधे से उतरकर उसी शिशंपा वृक्ष की ओर चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उसे लाने के लिए उसी दिशा में चल पड़े।